गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कल वीडियो आपको नहीं मिल पाई होगी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का इशू है। इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई कि कल लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया। ठीक है, पिछले 48 घंटों से लाइट की प्रॉब्लम है और आपको पता है बारिश का भी मौसम कुछ हो रहा है, आंधी और हवा तूफान भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब प्रयास है कि रेगुलर आपको वीडियो दी जाए। ठीक है गाइस, तो आइए अब समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि पहला पार्ट जीवों में जनन, ठीक है, जीवों में जनन, जिसमें ने आपको जीवन चक्र के बारे में बताया था कि जितने भी जीवधारी हैं सबके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था है उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। जैसे आपने देखा था कौवे का 60 साल, गाय का 20 से 30 साल, ठीक है, इस तरह से बरगद के पेड़ का लगभग 3 साल, कछुए का 150 से 300 साल, इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। और पिछले वीडियो में ही हमने आपको जनन से इंट्रोडक्शन कराया था कि जनन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था जनन माने होता बेटा जन्म देना। ठीक है, अर्थात किसको जन्म देता है, कौन देता है? जीवधारी देते हैं। किसको देते हैं? अपने जैसे संतानों को। ठीक है, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, और यह जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवधारियों में पाई जाती है। ठीक है, और ये भी आपको बताए थे कि आप जनन में ये भी कह सकते हो कि वंश परंपरा बनाए रखने के नियम को क्या कहते हैं? जनन। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था और उसमें ये भी बताया था कि जनन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और वर्धी जनन, ये 3 प्रकार के जनन के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आज उसी से बारे में हम आगे बढ़ते हुए आज आपको पढ़ाएंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, फिर कायिक जनन किसे कहते हैं, फिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सूचना आपको देंगे कि कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो में बहुत छोटा लिखा जा रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो में छोटा और कम क्लियर दिखता हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी सेटिंग में जाइए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 480 होगा तो उसे 720 या 1080 करिए, आपको यही चीज़ें अच्छी दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको आज के इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपसे कि हमने आपको बताया था कि जनन में हमने आपको 3 बताया था। एक अलैंगिक जनन बताया था और दूसरा आपका बताया था कायिक जनन बताया था। ठीक है, जिसको वर्धी जनन भी कहते हैं। और तीसरा आपका बताया था मैंने गाइस लैंगिक जनन बताया था। क्या बताया था? लैंगिक जनन। तो इन तीनों को ही पढ़ना है। ठीक है, चाहे पहले इसको पढ़ लीजिए अलैंगिक जनन, फिर या कायिक जनन या लैंगिक जनन, तीनों पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। और आपकी डिमांड थी वीडियो बड़ी होनी चाहिए, तो कोशिश करते हैं कि वीडियो भी आपको 30 या 35 मिनट की दी जाए। ठीक है, ये हमारा प्रयास है ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो सभी गाइज अपने इस वीडियो के लिंक को सभी ग्रुप में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सभी लोग अलर्ट हो जाइए, ध्यान से देखिए कि आज का ये वीडियो में हम देखेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दैट सिंपल। देखिए यहाँ पे अगर अलैंगिक, लैंगिक का मतलब जैसे ये आपका है लैंगिक, तो लैंगिक का मतलब होता है कि जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थात 2 लिंग वाले क्या करें? जीव पार्टिसिपेट करे। किसके लिए? जनन के लिए, अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो लैंगिक में क्या होता है? एक नर अर्थात पुरुष और एक मादा होती है जिसे आप महिला कह सकते हैं, किसी भी का जीव का फीमेल वर्जन जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नर होता है पुरुष और मादा को महिला आप समझ सकते हैं। तो लैंगिक का मतलब होता है 2 अर्थात स्त्री और पुरुष। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? अलैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि एक ही, केवल एक ही कारक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लैंगिक जनन, हमने कहा रटने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, केवल हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए बस। लैंगिक का मतलब दिमाग में रखिए 2 अर्थात मेल और फीमेल, और अलैंगिक मतलब बिना 2 के, यानी केवल एक ही जीव, केवल एक ही जीव जब क्या करे?
अकेले स्वयं से ही अपने जैसे संतान उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन या अलिंगी जनन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यह आखिर संतान उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सर बता रहे हैं कि अलिंगी में एक ही जीव आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आपने सुना कि अलिंगी जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक ही जीव, एक ही कारक की आवश्यकता होती है संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो उसी जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि वह जनन, ठीक है, वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, उस संतान उत्पन्न करने हेतु केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसे, ठीक है, देखिए यहां पे कह रहा है कि वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एकल जीव का मतलब केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसा कि लैंगिक में आप देख रहे हो दो लोगों की जरूरत पड़ रही है, नर और मादा, अर्थात महिला और पुरुष की, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव, एक ही जीव की आवश्यकता होती, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। तो एक ही जीव अकेला क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं दोस्तों। इसे अलिंगी जनन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे अलिंगी जनन या एकल जीव जनन भी कहते हैं, ठीक है, एकल जीव जनन भी कहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि इसे एकल जीव जनन कहते हैं। क्यों एकल जीव जनन कहते हैं भैया, क्योंकि इसमें एकल जीव का मतलब एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है अपने संतान उत्पन्न करने के लिए। जैसे कि आपको बताया मैंने भी बार बार कि लिंगी जनन में दो लोगों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें एकल जीव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। तो इसे तीन नामों से जाने, ठीक है, अलैंगिक जनन, अलिंगी जनन और एकल जीव जनन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जिसमें जनन के लिए अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, वह जनन, और जिसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है अर्थात लिंगी की बात करें, लैंगिक की, इन दोनों में सबसे सरल क्या होगा, लिंगी होगा या अलैंगिक होगा। तो आपको बता दें कि सबसे सरल, चूंकि इसमें एक ही जीव पार्टिसिपेट कर रहा है और लैंगिक में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो दो वाला जो जनन होता है वो ज्यादा जटिल होता है किसकी अपेक्षा, अलैंगिक की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे सरल जनन विधि होती है, ठीक है, जनन विधि होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम बात करें कायिक जनन, लैंगिक, अलैंगिक, तो सबसे सरल जनन विधि कौन सी होती है, अलैंगिक वाला ही होता आपका है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें होता क्या है पता है कि जब एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है ना, तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है, लेकिन जो आपका अलैंगिक जनन होता है इससे जब कोई जीव उत्पन्न करेगा, अपनी संतान को उत्पन्न करेगा, तो उसमें जो सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होता है, वो आपका समसूत्री होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है गाइस, ये भी देखिए कि जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक क्या है बेटा, कोशिका है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। जैसे नई आलू पैदा करनी है तो आपको पुरानी ही आलू यूज करनी पड़ेगी, नया मटर का पौधा उत्पन्न करना है तो पुराना ही मटर बोना पड़ेगा। किसी प्रकार से इस प्रकार नए जनरेशन को अगर आपको क्या ग्रो कराना है तो पुरानी जनरेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कोशिकाओं में होता है कि ये कोशिका है, पुरानी कोशिका है, जिसे मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, पुरानी कोशिका है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा जिससे दो भागों में बढ़ जाएगी तो दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस पुरानी कोशिका से जो दो नई कोशिका बनी इसमें उतने ही गुणसूत्र होते हैं जितने गुणसूत्र की आपके पुरानी कोशिका में होती है। सपोज करिए इस पुरानी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं, 46। और जब ये कोशिका दो भागों में बट गई, दो ये नई कोशिकाएं बन गई, इन्हें पुत्री कोशिका भी कहते हैं,
तो ये जो 2 नई कोशिका बनी इसमें भी उतने ही हैं, 46 ही हैं जितना कि पेरेंट सेल में होता है, पूर्व वाली कोशिका में होता है। तो ऐसे विभाजन को हम क्या कहते हैं बेटा, समसूत्री कहते हैं। रटना नहीं है। सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र, विभाजन माने बटना। यानी जब कोई कोशिका इस प्रकार से विभाजित हो कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान हो, किसके, मातृ कोशिका के यानी पुरानी कोशिका के, किसमें, जो नई कोशिकाएं बनी दोनों में बराबर होती हैं, तो ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और यह समसूत्री विभाजन ठीक है किसमें, अलैंगिक जनन में पाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अलैंगिक जो जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन में प्रायः ठीक है मातृ कोशिका में या मातृ पौधे में या हम कह लेते हैं मातृ जीव में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है गाइस, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। ये आपका हो गया कंफर्म। तो आपके दिमाग में एक चीज यहाँ पे बैठ जानी चाहिए पूर्ण रूप से कि अलैंगिक जनन में ठीक है ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए अर्थात अपनी जनरेशन उत्पन्न करने के लिए केवल एकल जीव की ही आवश्यकता होती है, तो उसे हम अलैंगिक या अलिंगी या एकल जीव जनन कहते हैं। ठीक है, यह जनन की सबसे सरल विधि होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है जीव को। और यह अलैंगिक जनन जो होता है इसमें मातृ जीव में प्रायः क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक कोशिका से जब 2 नई कोशिका बने और दोनों में गुणसूत्र उतने ही हो, समसूत्री यानी सम माने समान, गुणसूत्री माने गुणसूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो अपने मातृ कोशिका या पुरानी कोशिका को, तो उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अलैंगिक जनन के प्रकार की। बात अगर हम करें कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं, तो यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन भी निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, निम्न प्रकार का होता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी निम्न प्रकार का होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं द्विविभाजन द्वारा। पहला क्या है बेटा, द्विविभाजन द्वारा। अभी आपको बताते हैं द्विविभाजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, द्विविभाजन द्वारा। दूसरा आपका हो गया बीजाणु जनन द्वारा। ठीक है, बीजाणु जनन द्वारा। और तीसरा आप लिखेंगे विखंडन या पुनरुद्भवन द्वारा। ठीक है, इसे हम रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन द्वारा कहेंगे, या इसे हम कहते हैं क्या, विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, विखंडन विधि द्वारा। और इसी तरह से चौथा आपका है सीखे मुकुलन द्वारा। ठीक है, चौथा क्या है, मुकुलन द्वारा, जिसको बाई बडिंग कहते हैं, मुकुलन द्वारा भी होता है। और एक आपका है कलिका निर्माण द्वारा। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर में 1 नंबर बहुत पूछा जाता है गाइज कि ये मुकुलन निर्माण वाला जो आपका आंसर है, क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, तो ये आपको हम डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं कि ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, ईस्ट में ही इस प्रकार का मुकुलन यानी कि अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलैंगिक जनन में नंबर 1 द्विविभाजन, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं आपने। और तीसरा आपका है रीजनरेशन, इसको रीजनरेशन कहते हैं। और ये चौथा आपका मुकुलन है, इसको बाई बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, बाई बडिंग कहते हैं। और पांचवा आपका है कलिका निर्माण, इसको बड फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बड फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये कुल मिला करके आपके क्या हुए, 4 प्रकार 5 प्रकार आपके पढ़ने हैं। पहला द्विविभाजन द्वारा, दूसरा बीजाणु जनन द्वारा, तीसरा पुनरुद्भवन या विखंडन द्वारा, चौथा मुकुलन द्वारा, पांचवा कलिका निर्माण। तो आइए हम जो अलैंगिक जनन की ये सारी विधियां हैं, इन विधियों में हम एक एक की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि द्विविभाजन कह रहा है तो रटना नहीं है। चाहे 2 विभाजन हो, चाहे बीजाणु जनन हो, चाहे पुनरुद्भवन हो, चाहे मुकुलन हो, चाहे कलिका निर्माण हो, है तो अलैंगिक जनन ही ना। तो इसमें क्या होगा, सब में जनन के लिए, अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती, क्योंकि सारे के सारे क्या है बेटा, अलैंगिक जनन के ही पार्ट है। ठीक है, फिर क्या, ये भी अलैंगिक, ये भी अलैंगिक, ये भी अलैंगिक, तो सब अलैंगिक है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है गाइस, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो ये पहला अगर हम यहाँ पे ला के देखें कि द्विविभाजन जनन किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम पहला देख रहे हैं
कि द्विविभाजन द्वारा जनन किसे कहते हैं? द्विभाजन या द्विविभाजन कहते हैं, बात एक ही है, द्विविभाजन द्वारा जनन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। तो इसमें आपको क्या करना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है ना, द्विभाजन या द्विविभाजन द्वारा जनन। जनन माने हो गया संतान उत्पन्न करना। कैसे? द्विविभाजन द्वारा। द्वि माने दो हो गया, विभाजन माने होता है बंटना। ठीक है, जैसे यही है, कोई जीव है, ठीक है, तो जब इसमें जनन का समय आए तो यही बीच से ऐसे क्या हो, दो भागों में ऐसे बट जाए और दोनों भाग इस तरह से बटे, ठीक है, कि समसूत्री विभाजन होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो ये होता है द्विविभाजन। इसमें आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटे, क्या देखना है, द्वि माने दो, विभाजन माने भागों द्वारा बढ़ जाना, जनन माने संतान। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि जो एकल जीव अपनी संतान उत्पन्न करना चाहता है, अनुकूल समय आने पर, अर्थात जब उसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है, जनन का समय आता है, तो उसका जो शरीर है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग एक नए संतान के रूप में बदल जाते हैं। और इस विधि में जो पुरानी संतान थी, मातृ कोश का जो थी, पुराना जीव था, वो मरा नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं, बल्कि दो नए भागों में बंटकर दो नए संतान के रूप में क्या होता है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, केवल सिंपल यार, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो इसमें लिखेंगे कि वह अलैंगिक जनन, ठीक है, वह अलैंगिक जनन जिसमें मातृ जीव या कोशिका अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय मतलब अब जनन तो हर समय नहीं होता ना, अनुकूल समय का मतलब जब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो अनुकूल समय में, ठीक है, जीव शरीर दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, बंट जाता है। और जो दो भागों में बटा, यही दोनों भाग क्या होते हैं, आगे चल करके नए जीव में बदल जाएंगे। ठीक है, यही दोनों भाग आगे चलकर नए संतति जीव में, ठीक है, जीव में क्या होते हैं बेटा, बदल जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं, इसे ही द्विविभाजन कहते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने कहा रटने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि द्विविभाजन जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन, एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, जिसमें मातृ जीव जो होता है, ठीक है, जिसमें जनन होना है, वो जीव या कोशिका क्या होती है, जब उसमें जनन का समय आता है अर्थात अनुकूल समय में, ठीक है, क्या होता है, उस जीव का शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है समसूत्री विभाजन द्वारा। और यही दोनों जो दो भाग बटे, दोनों भाग आगे चल करके क्या होते हैं, दो संतति जीव का निर्माण करते हैं, अर्थात नए जीव का निर्माण करते हैं या नए जीव बदल जाते हैं। इसे ही द्विविभाजन कहते हैं या द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब जैसे की बात करें अगर हम, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में, ठीक है, अमीबा, यूग्लिना आदि में, एक फिगर हम आपको यहां समझा रहे हैं। ठीक है, अमीबा तो सबने देखा होगा, यूग्लिना भी सब में देखा होगा। मान लीजिए यूग्लिना की ही बात करते हैं अगर हम, तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि यूग्लिना की बॉडी होती है। ठीक है, ऐसे ही होती है यूग्लिना की बॉडी। ठीक है, ये आपका क्या है, यूग्लिना है। ठीक है, ये जल में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। ठीक है, और जब जनन का समय इसमें आएगा तो इसकी जो बॉडी है ना, यही बीचों बीच से क्या होगी, दो भागों में ऐसे बढ़ जाएगी और दोनों भाग आगे चलकर दो नए अमीबा बनाएंगे। जैसे यहां पे देखिए कैसे, जब इसमें जनन का समय आएगा तो ये कुछ इस तरह से ये देखिए। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा भी ऐसे ही रहने देते हैं, एक मिनट, फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई तो आप लोग समझिए फिर से एक बार। यूग्लिना का फिगर यहाँ से बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो देखिए अभी मैंने जैसे कि बात किया
कि यहाँ पे अमीबा और यूग्लिना में, ठीक है, तो द्विविभाजन कैसे हो रहा है। देखिए सपोज करिए यही यूग्लिना है, आपने देखा भी होगा यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी बॉडी होती है। और ये जो इसमें आप देख रहे हो ना, ये जो ऐसे डंडी निकली हुई है, इसे फ्लैजिला कहते हैं या कशाभिका कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यूग्लिना है, इसे मात्र यूग्लिना समझ सकते हो, ठीक है। जब अनुकूल समय आएगा इसमें, तो इसका जो बॉडी है देख रहे हो इस तरह से बीच में एक दरार पड़ने लगती है, खांच पड़ने लगती है, अर्थात इसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है। तो इस तरह से ये क्या है, बंटना शुरू हुई और इस तरह से ये केंद्रक सहित यहाँ से दो बराबर भागों में क्या होता है, बंट जाएगा। और बंटने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो नए, ठीक है, अमीबा दो नए यूग्लिना तैयार हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संतत यूग्लिना कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, संतत यूग्लिना कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, नए युग्लिना हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, संतत युग्लिना होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है द्विविभाजन। बोलिए, कोई बहुत रटने की जरूरत है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है यार। यहाँ पे दिख रहा है कि द्विविभाजन, इतना ही याद रखो, पेपर में आ जाता है, लिख के आएंगे कि द्विविभाजन का मतलब दो भागों में बंटना। कौन बटेगा, मातृ कोशिका या पुराना जीव जो होगा, ठीक है, उसकी बॉडी दो बराबर भागों में बटेगी समसूत्री विभाजन द्वारा, जिससे दो जो नए भाग बनेंगे वो आगे चलकर दो नए जीवों में बदल जाते हैं, ठीक है। यही इतना इसमें याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, यूग्लिना, तो यहाँ पे यूग्लिना का फिगर हमने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका द्विविभाजन वाला खत्म हो गया। अब बात करते हैं बीजाणु जनन की, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो सभी लोग नोट कर लें, अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सभी लोग अलैंगिक जनन की डिफिनेशन, प्रकार और इसके द्विविभाजन को देखें, बाकी का यहाँ पे वर्णन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने अभी आपको द्विविभाजन क्लियर किया। अब हम बीजाणु जनन बताने जा रहे हैं, जिसको स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। बीजाणु जनन, ये भी रटना नहीं है, एक सिंपल सी बात कर देखी जाए तो आप यहाँ कह सकते हो बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं। जनन माने संतान उत्पन्न करना, बीजाणु का मतलब, बीजाणु एक ऐसी संरचना होती है जो कि जब जीव में जनन का समय आता है ना, तो उसकी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो संरचना होती है ना, वही क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सिकुड़ करके कुछ विशेष प्रकार की पतली भित्ति जैसी रचना बनाती है, जिसे बीजाणु कहते हैं, ठीक है। और यही बीजाणु कोशिका भित्ति को फाड़ कर बाहर आते हैं अनुकूल समय पर और आकर के नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। पहले डिफिनेशन देख लीजिए, फिर हम बाई फिगर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है, ये देखिए कि इसमें जीव कोशिका में, ठीक है, जीव कोशिका में एक पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति मतलब आवरण होता है, ठीक है, पतली भित्ति वाली संरचना, पतली भित्ति वाली संरचना का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसे जिसे बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, ठीक है। यही बीजाणु क्या होते हैं, अनुकूल समय में, ठीक है, कब, अनुकूल समय में, यही बीजाणु अनुकूल समय में, ठीक है, कोशिका भित्ति को फाड़ कर बाहर आते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति को तोड़कर, ठीक है, तोड़कर बाहर आकर नए जीव को जन्म देते हैं। नए जीव को क्या करते हैं बेटा, जन्म देते हैं। जैसे, या आप इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो शैवाल में बात करें, स्पाइरोगाइरा जो आपका शैवाल है, आप इसमें स्पाइरोगाइला के बाद यूलोथ्रिक्स भी ले सकते हैं, यूलोथ्रिक्स आदि, ठीक है। इन सब में ये चीजें पाई जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि जीव कोशिका की जो अंदर कोशिका द्रव्य होता है ना, वो क्या होता है, एक पतली भित्ति संरचना वाली एक निर्माण, एक पतली भित्ति यानी पतले आवरण युक्त एक संरचना बनाती है। उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। और ये बीजाणु क्या होते हैं, अनुकूल समय में जहां बने हैं, जिस कोशिका बना उसके आवरण को, भित्ति को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और नए जीव के रूप में क्या होते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये शैवाल है, यूलोथ्रिक्स, कुछ इस तरह से, ठीक है, यही आपका क्या है, शैवाल है,
देख रहे हैं कि नहीं, इसे मातृ, ठीक है, क्या कहेंगे, मातृ कोशिका कह सकते हो या मातृ जीव कह सकते हो, मातृ शैवाल। तो अभी इसमें जब जनन का समय आएगा ना, तो ये जो कोशिकाएं हैं इसके, इसी के अंदर जो ये पदार्थ है, कोशिका द्रव्य भरा है ना, यही एक विशिष्ट प्रकार के क्या पतली भित्ति वाली आवरण बन करके क्या बनाएगी, बीजाणु का निर्माण करेगी, जो इस सेलवाल को तोड़ेगी और तोड़कर बाहर आकर नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब इसमें ये समय आता है तो ये किस तरह से बनाता है ये, ठीक है, तो ये इसमें इसी तरह से कुछ संरचनाएं बन रही हैं। ये ठीक है, यही आपका क्या है, बीजाणु। यही जो संरचना बनी ना इसके अंदर, यही क्या है, बीजाणु है। ठीक है, क्या है, बीजाणु अर्थात स्पोर होते हैं। अब ये इसके अंदर बन चुके हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य थी वो क्या हुआ, एक पतली भित्ति वाली आवरण युक्त एक संरचना बनाई जिसे बीजाणु कहते हैं। अब कुछ समय में जब अनुकूल परिस्थितियां आनी होंगी, जब इसको जन्म लेना होगा, तो ये जो कोशिका का आवरण है ये वाला, ये तोड़ करके ये क्या होगी, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से इसको तोड़कर ऐसे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, जमीन पे ऐसे ही ये गिर जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, जो ये संरचना थी बीजाणु, ये क्या, इस कोशिका, जिस कोशिका में बनी थी, इसके भित्ति को तोड़ करके यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और कुछ समय बाद यही क्या होगी, आगे चल करके एक नए शैवाल या एक नए जीव का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक नया जीव है। ठीक इसी तरह जैसे ये आपकी मातृ कोशिका है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में सिर्फ इतना याद रखना है गाइस कि जिस जीव में ये होता है, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि जीवों में, तो उनमें जब ये जनन का समय आता है तो इनकी जो कोशिका होती है, जैसे ये, इसी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है ना, वो एक विशेष प्रकार की पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना में बदल जाती है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसमें ऐसी संरचना नहीं, लेकिन इसमें है। तो ये जो अलग से संरचना पतली भित्ति आवरण युक्त बनी, इसी को बीजाणु का नाम देते हैं। और यही बीजाणु आगे चल करके जब अनुकूल समय आता है, तो जिस कोशिका में बने उसके आवरण को, लेयर को फाड़ करके ये इस तरह से बाहर निकलते हैं और आगे चल करके ये नए, ये एक नया आपका क्या है, इसी के समान एक नया जीव है, एक नया शैवाल है, इसी की तरह एक नए शैवाल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बीजाणु जनन हो गया। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे पुनरुद्भवन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे गाइस, पुनरुद्भवन की बात करेंगे। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी आज इस वीडियो में आप इतना ही नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल वीडियो नहीं मिल पाई थी, लाइट इशू थी। अभी कुछ देर के लिए लाइट लगी हुई है, केवल चेक किया जा रहा है कि हाँ सप्लाई ठीक आ रही कि नहीं, तो लाइट कटने वाली गाइस। अब कल के वीडियो में मैं आपको 35 से 40 मिनट का एक लंबा वीडियो बना के दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, आप इनको नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलैंगिक जनन के तीसरे प्रकार पुनरुद्भवन, मुकुलन और कलिका, और अलैंगिक जनन के लाभ और हानि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इससे आप जरूर नोट कर ले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।